हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अभी हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में जो हमारा टॉपिक आज का वो है खिलाफत इश्यू। तो खिलाफत का इश्यू क्या था, ये किस प्रकार से इसका रोल था इंडिया के पूरे नेशनलिज्म में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ बोला गया था। उसके खिलाफ 6 अप्रैल से पूरे कंट्री में कंट्री वाइड हड़ताल शुरू हुई। उसके बाद वहाँ पे उसी के प्रोग्रेशन में हम देख रहे हैं कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल को। तो वो सारी बातें रॉलेट एक्ट से जुड़ी हुई थी। तो वाइल द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज एंड टाउन्स। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह यद्यपि वैसे तो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट माना जाता है गांधी जी का, लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादातर शहरों और टाउन्स तक ही सीमित था। यानी कि कंट्री साइड तक अभी भी इस मूवमेंट को गांधी जी नहीं पहुंचा पाए थे। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसे मूवमेंट को इंडिया में शुरू किया जाए जिसका बेस हो ब्रॉड बेस्ड हो, मतलब वो ऐसा मूवमेंट जो केवल शहरों और टाउन तक सीमित नहीं हो बल्कि कंट्री साइड में भी उसका इम्पेक्ट हो। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindu and Muslims closer together. तो 1906 में, यदि आपको पता हो कि 1906 में मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, और 1906 के मुस्लिम लीग के इस्टेब्लिशमेंट के बाद 1909 में एक मार्ले मिंटो एक्ट आता है। मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोर्स दिया गया था, मतलब कि उनको अलग से कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम है वो दोनों अलग अलग पॉलिटिकल डोमिनियन में काम कर रहे थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि कंट्री के पूरी कंट्री में यदि हमें एक मास मूवमेंट शुरू करना है तो वो मास मूवमेंट तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ नहीं लेके आए। यानी कि कोई भी मास मूवमेंट यदि शुरू करना है तो उसमें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की भागीदारी भी कंपल्सरी होनी चाहिए। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इश्यू। और गांधी जी को लगता था कि खिलाफत का इश्यू वो इश्यू है जिसके द्वारा वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ यूनाइट करके एक बड़ा मूवमेंट इंडिया में शुरू कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करें खिलाफत का इश्यू था क्या। तो खिलाफत क्या था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। जो टर्की एक छोटा सा देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों कंट्री में फैला हुआ है। मॉडर्न टाइम में भी आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन था उसकी साइड की कंट्रीज थी, उनकी जीत हुई थी, और उसके अपोजिट में जर्मनी की हार हुई थी। तो ओटोमन टर्की था वो जर्मनी का फ्रेंड था उस समय। तो इस तरीके से हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो उसमें ओटोमन टर्की की हार हुई। अब 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके होंगे, जब जर्मनी की हार हुई तो जर्मनी के साथ एक ट्रीटी की गई थी जिसको वर्साई की ट्रीटी बोलते हैं। तो इसी प्रकार की एक ट्रीटी वहां पे टर्की के साथ भी की जानी थी। तो देर वर रूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्परर। तो उस समय यह अफवाह उड़ रही थी कि जो ओटोमन एम्परर है उसके ऊपर कोई एक बहुत ही कठिन पीस ट्रीटी लगाई जाएगी। और जो ओटोमन एम्परर था वो उसका क्या रोल था, वो ये था कि द ओटोमन एम्परर वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। जो ओटोमन एम्परर था वो पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड होता है उसका स्पिरिचुअल हेड माना जाता था, उसका आध्यात्मिक नेता माना जाता था। यानी कि उसको खलीफा की पदवी दी जाती थी। तो यदि आपने पूरा इस्लाम का हिस्ट्री पढ़ा हो तो इस्लाम में मोहम्मद साहब के बाद जो इनके जो हेड होते थे उन हेड को खलीफा की उपाधि दी जाती थी। तो इस रोमन एम्परर का जो हेड होता था, जो मुखिया होता था, उसको इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था। तो इंडिया के मुस्लिम्स यहाँ पे ये डिमांड कर रहे थे कि ओटोमन एम्पायर के साथ अब जो भी पीस ट्रीटी की जाए उसमें इस खलीफा की जो रेस्पेक्ट है उसको कायम रखा जाए। तो यही जो इश्यू है इसको खिलाफत इश्यू बोलते हैं। तो टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो खिलाफत की जो पावर थी, खलीफा की जो पावर थी, जो कि ओटोमन एम्पायर का हेड था, इस खलीफा की पावर को कायम रखने के लिए भारत में मुंबई में 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस खिलाफत कमेटी का गठन करने वाले दो लीडर थे। यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन दोनों लीडर्स का नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, खिलाफत की कमेटी बनाने वाले या खिलाफत से जुड़े हुए दो फेमस लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली थे। मोहम्मद अली जिन्ना मत लिख देना। मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर द टू लीडर्स जो कि इस खिलाफत कमेटी से जुड़े हुए थे। दे बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू।
तो इन दोनों लीडर्स ने महात्मा गांधी से डिस्कस कर रहे थे कि क्या खिलाफत के इश्यू को लेकर कोई एक इंडिया में कोई बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जा सकता है। और हमने पहले ही बात की कि गांधी जी तो चाहते ही ये थे कि हिंदू और मुस्लिम्स को लेकर इंडिया में कोई एक बड़ा मॉस मूवमेंट शुरू किया जाए। तो अब गांधी जी को वो मुद्दा मिल चुका था कि गांधी जी ने सोच लिया था कि खिलाफत ही वो इश्यू हो सकता है जिसको बेस बनाकर हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर कोई बड़ा मूवमेंट इंडिया में शुरू किया जा सकता है। तो गांधी जी सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो इस खिलाफत के मुद्दे को गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखा, एक अवसर देखा, जिसके द्वारा मुस्लिम्स को भी एक नेशनल मूवमेंट में शामिल किया जा सकता है। एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड ऑफ ए स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस का जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, तो 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, 2 सेशन हुए थे। दोनों को याद रखना, मैथ में कई बार पूछा जाता है, बार बार कंफ्यूज मत होना। 1920 में जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, और उसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है वो आपका नागपुर और मद्रास के 2 अलग अलग अधिवेशन और आएंगे। तो इन दोनों की डेट के अकॉर्डिंग इनको याद रखना। तो कलकत्ता में सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स थे उनको कन्विंस किया कि अब हमें भारत में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। अब ये कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी क्यों शुरू करना चाहते थे, तो उसका जो रूट्स हैं वो हमें उनकी बुक में मिलता है, जो इसको भी याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि हिंद स्वराज का राइटर कौन है। तो हिंद स्वराज बुक गांधी जी ने लिखी है। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, जो कि 1909 में उन्होंने लिखी थी, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कोऑपरेशन। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो 1909 में गांधी जी ने अपनी इस बुक हिंद स्वराज में लिख दिया था कि भारत में जो अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ है, ये शासन इंडियंस के सपोर्ट से इस्टेब्लिश हुआ है, और ये शासन इतने इफेक्टिव तरीके से भी इसलिए चल पा रहा है क्योंकि इंडियंस उससे कोऑपरेट कर रहे हैं। और जिस दिन इंडियंस अपना कोऑपरेट देने के लिए मना कर देंगे, रिफ्यूज कर देंगे, उस दिन विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स का शासन भारत से समाप्त हो जाएगा। ये गांधी जी का मानना था, और भारत में स्वराज आ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स के साथ अब हमें कोऑपरेशन नहीं करना है, बल्कि उनके साथ नॉन कोऑपरेशन करना है। दैट इज वाई ही लॉन्च्ड ए नेशन वाइड मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखिए, ये तो आप भी मानते ही हो कि देखिए, जब ब्रिटिशर्स हैं उनकी संख्या थोड़ी सी थी, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी, वो हमारे रिसोर्स से, हमारे ही मैन पावर से हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो एक तरीके से जब बंगाल में आपने 8th क्लास में बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा है, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि पूरा बंगाल ब्रिटिशर्स ने बिना किसी युद्ध के जीत लिया था, इंडियंस के कोऑपरेशन से ही। और उसके बाद भी वो सारा का सारा इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, वो भी इंडियंस के कोऑपरेशन से ही रन हो रहा था। तो इसलिए गांधी जी का मानना था कि जिस दिन इंडियंस अपना कोऑपरेशन ब्रिटिशर से वापस ले लेंगे, उसके विद इन 1 ईयर में स्वराज आ जाएगा, इंडिया आज़ाद हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी का मानना था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको अलग अलग चरणों में शुरू किया जाएगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड। इसकी शुरुआत एमसीक्यू के लिए याद रखना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी। गांधी जी का मानना था कि ये मूवमेंट शुरू होगा, सबसे पहले लोग अपने अवार्ड्स को सरेंडर कर देंगे, यानी जो जो उपाधियां उन्हें दी गई हैं उन सबको लोग लौटा देंगे। तो गांधी जी को भी हिंद केसरी की उपाधि दी गई थी, जो कि गांधी जी ने उस समय लौटा दी थी। एंड ए बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, साथ ही जो सिविल सर्विस हैं उनको बाइकआउट कर दिया जाएगा। लोग आर्मी की सर्विसेज को बाइकआउट कर देंगे, पुलिस वाले पुलिस की सर्विस को रेंडर नहीं करेंगे, को वकील हैं वो कोर्ट्स का बहिष्कार करेंगे, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार किया जाएगा। स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल्स का बहिष्कार करेंगे, और जो लोग हैं वो फॉरेन गुड्स, बाहर से आने वाला जो भी सामान है उन सब का भी हम बहिष्कार करेंगे। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। दिसंबर 1920 में नागपुर में जो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। फॉरेन क्लॉथ वाज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेंस। जो विदेशी कपड़े थे उनको भारत के ऊपर जो वेस्टर्न इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेंस के रूप में देखा जा रहा था, इसलिए इनकी सबसे ज़्यादा बहिष्कार किया गया था। यहाँ पे एमसीक्यू याद रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पहली बार चर्चा गांधी जी ने की थी वो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में की थी, लेकिन नॉन कोऑपरेशन का जो प्रोग्राम था उसको अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में।
तो सितंबर और दिसंबर के दोनों जो सेशन है कांग्रेस के, वो दोनों अलग अलग जगह पे हुए हैं। मैप में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क के एमसीक्यू में भी आ सकता है। दोनों जगह को याद रखना। सितंबर वाला अधिवेशन है, सितंबर के पास क्या है, सी नज़दीक है, कैलकाटा में हुआ था। दिसंबर वाला अधिवेशन है वो नागपुर में हुआ है। ऐसे याद रख लेना, ठीक है, कि सितंबर का महीना पहले आता है तो सी पहले आ रहा है कैलकाटा, दिसंबर बाद में आ रहा है तो एन बाद में आ रहा है नागपुर में। ओके, याद रखने का अपना तरीका है, तुम्हें जैसे याद रखना हो यू कैन रिमाइंड इट। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हो क्या रहा था। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921, जनवरी 1921 में इसकी शुरुआत हुई। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, ईच विद इट्स ओवन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। इस मूवमेंट में अलग अलग टाइप के सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया और उन सभी की जो आकांक्षाएं थी वो भी अलग अलग थी। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, इन सभी ने स्वराज के लिए, कि गांधी जी ने बोला था कि सभी को 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, लेकिन स्वराज का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग था। कोई स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस मान रहा था, कोई स्वराज का मीनिंग कुछ और मान रहा था। ये हम आगे डिस्कस करेंगे लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। द मूवमेंट इन द टाउन्स, तो सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत है वो टाउन से होती है, शहरों से होती है। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, जो मिडिल क्लास है उसके पार्टिसिपेशन से मूवमेंट शुरू होता है, मध्यम वर्ग के पार्टिसिपेशन से। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेज, लाखों की हजारों की संख्या में जो छात्रों हैं, विद्यार्थी थे, उन्होंने सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया। हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड, जो हेडमास्टर और टीचर्स थे स्कूल्स के उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, और वकील थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया। सेकेंड पॉइंट, द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास को छोड़कर पूरे भारत में जो काउंसिल इलेक्शन होते थे उन सब का बाइकआउट किया गया। मद्रास में केवल एक पार्टी जो कि जस्टिस पार्टी थी उसने इन काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, ये जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण का ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए बनाई गई थी, तो इस पार्टी ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था इन इलेक्शंस में। बाकी पूरे इंडिया में इन इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया था। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, यदि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर देखें तो नॉन कोऑपरेशन के जो इफेक्ट थे वो ज्यादा प्रभावी रहे। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। लीकर शॉप्स पिकेटेड, शराब की दुकानों के ऊपर पिकेटिंग करके उनकी बिक्री को रोकने की कोशिश की गई। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूग बॉनफायर्स, और विदेशी कपड़ों की बड़ी बड़ी होली लगाकर, ढेर लगाकर उनको जलाया गया। इन मैनी प्लेसेज मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स और इन फॉरेन ट्रेड, कई जगह पे जो व्यापारी और ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने किसी प्रकार के फॉरेन गुड्स को या फाइनेंस रिलेटेड फॉरेन फाइनेंस को लेकर व्यापार करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, वो भी स्पेशली फॉरेन गुड्स के बहिष्कार में। ओके, एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जैसे जैसे ये बहिष्कार का मूवमेंट बढ़ा, बाइकआउट का मूवमेंट बढ़ा, तो लोगों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अब लोगों ने भारत में बने हुए कपड़ों को पहनना शुरू किया, जिससे कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स, लेकिन ये जो मूवमेंट है धीरे धीरे शहरों में धीमा पड़ गया, ठंडा पड़ गया। उसके कई सारे रीजन थे। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोडक्शन मील क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुडंट अफोर्ड टू बाई इट। देखिए इसे कई रीजन हो सकते हैं कि शहरों में मूवमेंट क्यों धीरे धीरे पड़ गया। अब इसके पार्टिसिपेशन से उसके बेस पे हम सोच के देखते हैं। कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है और इसका डायरेक्ट आंसर आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा। देखिए हम सोचते हैं कि मान लीजिए स्टूडेंट्स ने कॉलेज और स्कूल्स का बहिष्कार कर दिया, तो जब तक आप उनको कोई अल्टरनेटिव स्कूल्स या कॉलेज प्रोवाइड नहीं करोगे तो कितने दिन तक उसका बहिष्कार करेंगे। एक ना एक दिन तो उनको दोबारा से उन स्कूल्स में जाना ही होगा। इसी प्रकार से यदि वकीलों ने बहिष्कार कर दिया तो देखिए सोचिए एक मिडिल क्लास जिसकी इनकम मतलब उसका प्रोफेशन है, वो अपने प्रोफेशन से कितने दिन दूर रह सकता है, उसे अपनी फैमिली को भी केयर टेकिंग करना है। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि जो फॉरेन क्लॉथ का जो बहिष्कार किया जा रहा था तो विदेश से आने वाला कपड़ा था वो चीप होता था, सस्ता होता था, और भारत में जो कॉटन का कपड़ा तैयार किया जाता था वो हैंडलूम होता था, हाथ से बनाया जाता था, तो वो हमेशा कॉस्टली होता था। आज भी हम देखते हैं ना मार्केट में जो हैंडलूम से बने हुए कपड़े होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं।
तो एक पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी है, उसे तो कपड़े से मतलब है, उसे सस्ता सामान चाहिए। तो बाहर से जो मशीनों से बन के सामान आता था वो ज़्यादा सस्ता होता था, जैसे कि वो अफोर्ड कर सकता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लंबे समय तक इन चीज़ों को लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, शहरों के बाद मूवमेंट गाँव में कैसे जाता है ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।